The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। शो में अब बात करेंगे अहमद पटेल की। वो नहीं रहे। कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 25 नवंबर की सुबह 4 बजे के करीब उनके बेटे फैजल पटेल ने एक ट्वीट करके सूचना दी कि अहमद पटेल ने सुबह 3:30 बजे अपनी आखिरी सांस ली। पटेल की पहचान बताते हुए उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद या वरिष्ठ कांग्रेस नेता भर कह दिया जाए तो शायद उनके पॉलिटिकल करियर के साथ न्याय ना हो, और ना ही न्याय होगा उन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार भर कह देने से। हर पार्टी की तरह कांग्रेस में भी छोटे और बड़े नेताओं की वफादारी अलग अलग जगह केंद्रित होती है। अहमद पटेल उस लुप्तप्राय जमात के नेता थे जिनमें गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों के लिए अटूट वफादारी थी। कांग्रेस आज एक दरकता हुआ किला है, लेकिन याद करिए 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज जैसी आक्रामक जोड़तोड़ तब कुछ कम होती थी। बावजूद इसके ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि तब के नतीजों में कांग्रेस नेचुरल क्लेमेंट टू पार बनकर उभरी। कुदरती तौर पर सत्ता की दावेदार, अरसे बाद उसने 200 का आंकड़ा पार किया। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, पहले भी थे, कंटिन्यूटी हुई, सिंह इज किंग की हेडिंग लगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते थे। जो रहा होगा कभी सर्वशक्तिमान, लेकिन यूपीए के दौर में सत्ता का असल केंद्र था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के पास हर क्षेत्र से सलाहकार थे, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले उससे जुड़ी किसी भी राजनीतिक संभावना पर सलाह सोनिया गांधी सिर्फ एक शख्स से लेती थी। वो थे अहमद पटेल, जिन्हें पार्टी में एपी कहा जाता था। अहमद पटेल का नाम बड़े लंबे वक्त तक दिल्ली की राजनीति से नत्थी रहा, लेकिन उनका जन्म सत्ता के केंद्र से दूर गुजरात के भरूच में हुआ था। 21 अगस्त 1949 को अहमद के पिता मोहम्मद इशाक जी पटेल दक्षिणी गुजरात में सहकारी आंदोलन के नेताओं में से एक थे। कॉलेज में अहमद पिता के रास्ते पर चलने लगे और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में सहकारी अभियानों का लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन अहमद पटेल ने इस दुनिया में ज्यादा वक्त लगाया नहीं। उनकी वेबसाइट के मुताबिक 1970 के दशक की शुरुआत में भरूच में सहकारी डेयरी के साथ काम किया और फिर चुनावी राजनीति की तरफ मुड़ गए। शुरुआत हुई यूथ कांग्रेस से। 1975 में अहमद पटेल पर संजय गांधी की नज़र पड़ी। उन्हें पटेल में संभावनाएं नजर आईं। पटेल पहले भरूच युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने और जल्द ही युवा कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष। आपातकाल के दौरान 1976 की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, सरपंची का। बरस भर बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। संजय गांधी ने अहमद पटेल को भरूच से टिकट दिया। नतीजे आए तो वो आज़ादी के बाद कांग्रेस के सबसे बुरे प्रदर्शन वाले नतीजे थे, लेकिन अहमद पटेल भरूच लोकसभा से सांसद बनने में सफल रहे थे। इसी सीट से अहमद पटेल 1980 और 84 का चुनाव फिर जीते। राजीव प्रधानमंत्री हुए तो अहमद पटेल उनके पहले संसदीय सचिव बने। पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी तो वो 82 में ही बन गए थे। 1984 में उन्हें एआईसीसी का महासचिव भी बना दिया गया। 2 बरस बाद उन्हें गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सूबे में वापस भेजा गया। ये माधव सिंह सोलंकी का दौर था। ये चिमन भाई पटेल की आमद की बात थी। ये बात थी कि पार्टी रसूखदार पटेलों के साथ जाए, परंपरागत वोट बैंक के साथ जाए, या माधव सिंह के खाम फॉर्मूले के साथ जाए। पार्टी की हाई लेवल बैठकों में चुपचाप इन सब दलीलों को सुनते थे अहमद पटेल। इस पोस्टिंग में उन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का प्रदर्शन किया। गुजरात राहत समिति नाम से ट्रस्ट बनाया। 1988 में इस ट्रस्ट ने क्राउडसोर्सिंग से पैसा इकट्ठा किया। अमिताभ बच्चन के कॉन्सर्ट कराए, 2.5 करोड़ की रकम आई, और इस रकम से ट्रस्ट ने उन पशुओं को गोद लिया जिन्हें किसान सूखे के चलते कुछ खिला नहीं पा रहे थे। 1988 में नई दिल्ली की रायसीना रोड पर जवाहर भवन बनवाने का काम भी राजीव गांधी ने अहमद पटेल को सौंपा, और इसके लिए भी पटेल ने चंदा जुटाया नए तरीकों से। ये नया तरीका क्या था? कुछ सहयोग कांग्रेस के सांसदों से और कुछ क्राउड फंडिंग से। और इस बार क्राउड फंडिंग के लिए उन्होंने वनडे क्रिकेट मैचेस का सहारा लिया। तो कभी अमिताभ बच्चन का कॉन्सर्ट और कभी क्रिकेट मैच। लेकिन वीपी की जब लहर आई, बोफोर्स की लहर आई, तो अहमद पटेल भी ध्वस्त हो गए। 1989 में वो सांसदी का चुनाव हार गए। चूंकि अहमद पटेल ने पार्टी के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी, उन्हें 1990 में गुजरात से राज्यसभा भेजने की कोशिश की गई, पर उन्हें पर्याप्त वोट नहीं मिल पाए। और ये वो इकलौता मौका था जब पटेल ने राज्यसभा चुनाव के महीन गणित में मात खाई। 1992 में
पीवी नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी खेमे को खुश रखने के लिए उनके कई करीबियों को एकोमोडेट किया। अहमद पटेल भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने और 1993 में राज्यसभा भी पहुंच गए। तब से लेकर आज तक वो लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1990 का दशक कांग्रेस के लिए संक्रमण काल था। राजीव गांधी की हत्या, फिर नरसिम्हा राव का दौर, फिर सीताराम केसरी के हाथों से होते हुए दशक खत्म होते होते कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के पास पहुंच गई और फिर गांधी परिवार के अगले चैप्टर की शुरुआत हुई। इस पूरे वक्त में कुछ लोग थे जो लगातार सोनिया गांधी के साथ खड़े थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग बाद में नाराज हो गए, छिटक गए। एक लंबी फेहरिस्त है, माखन लाल पोतेदार से लेकर नटवर सिंह तक की। पर एक व्यक्ति था जो लगातार खड़ा रहा, अहमद पटेल। उन्होंने कभी सोनिया गांधी का साथ नहीं छोड़ा। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, अहमद पटेल को कभी लाल बत्ती नहीं मिली, कभी वो काबीना मंत्री नहीं बने, लेकिन जो सत्ता की पेचीदगियों को समझते हैं उन्हें पता था कि संगठन की, सत्ता की, बहुमत की, ऑर्डिनेंस की, फ्लोर मैनेजमेंट की जो कीमियागिरी है उसको साधने में अहमद पटेल कांग्रेस की तरफ से सक्षम थे। अहमद पटेल का नाम ऐसे नेताओं में गिना जाता है जो कांग्रेस के दो सत्ता केंद्रों के टकराव में भी अपनी प्रासंगिकता को बचा कर रखते हैं। उन्हें दो सत्ता केंद्र, एक सोनिया गांधी और उनको सपोर्ट करने वाला कथित ओल्ड गार्ड, दूसरा राहुल गांधी और उनकी हरकारे, इन दोनों के बीच वो बने रहे, बचे रहे। इसलिए कभी भी सचिन पायलट जैसे नेता नाराज होते थे या कभी भी अशोक गहलोत जैसे नेताओं को संदेश पहुंचाना होता था तो कांग्रेस की मैडम अहमद पटेल पर भरोसा करती थी। अहमद पटेल की एक और खासियत थी, सभी पार्टियों के साथ उनके संबंध होते थे। अभी अहमद पटेल के सिलसिले में आखिरी में हम आपको बताएंगे कि सोनिया और नरेंद्र मोदी, इन दोनों नेताओं ने क्या कहा और तब आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन अभी तो अहमद पटेल के राजनीतिक चरम की बात करते हैं। 2004 में यूपीए सत्ता पर काबिज कैसे हुआ? दो मत हैं। पहला कहता है तुक्का था, किस्मत की बात थी। एक मत कहता है ढेर सारे सहयोगी दलों का समुच्चय खड़ा करने में अहमद पटेल जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका थी। सोनिया गांधी का 10 जनपद से निकलकर रामविलास पासवान के घर चले जाना, या फिर द्रमुक पार्टियों के साथ समझौता करना, या फिर ममता बनर्जी जैसे नेताओं को साथ लाना, या फिर लालू प्रसाद के साथ गठबंधन की रणनीति बनाना, या फिर लेफ्ट के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना। इन सब में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के तौर पर अहमद पटेल सक्रिय थे। मैडम का संदेश लाना हो या उन तक बात पहुंचानी हो, कांग्रेस के संगठन और सत्ता के तंत्र से जुड़े लोग कहते हैं कि एपी के पास जाना पड़ता था, अहमद पटेल के पास। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के 10 सालों में उनकी उपयोगिता पार्टी और गांधी परिवार के लिए क्या थी? ये सवाल हमने पूछा वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले राशिद किदवई से। यूपीए का जो 10 साल का दौर था वो बड़ा दिलचस्प दौर था, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो सोनिया गांधी के हाथ में थी वो सरकार में नहीं थी, और सरकार में मनमोहन सिंह और उनके मंत्री थे। तो अहमद पटेल जो था वो एक कोर कमेटी के सदस्य थे, जिसमें बाकी तमाम लोग जो थे, ए.के. एंटोनी, पी चिदम्बरम, और जब तक प्रणब मुखर्जी कैबिनेट में रहे, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह उसके सदस्य रहते थे। तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल होते थे, और अहमद पटेल का काम ये होता था कि वो तमाम जो सरकार में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी सोनिया गांधी को दे, और पार्टी का जो मत होता था या जो उसके जो सहयोगी दल थे, जैसे वाम दल थे और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, वो तमाम चीजें, जैसे बहुत कुछ मुश्किल लोग भी थे उसके साथ में, जैसे डीएमके थी, तृणमूल कांग्रेस थी, उनसे मनमोहन सिंह का कई बार मंत्रालयों को लेकर के या विभागों को लेके या पॉलिसी को लेके और जो था मतभेद होता था, तो ये तमाम मतभेद दूर करना वो अहमद पटेल की जिम्मेदारी होती थी। मतलब वो अधिकांश मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ आते थे, ब्यूरोक्रेट्स से भी वो मिल करके तरीके से ब्रीफिंग हासिल करते थे, और तमाम चीजों का उन्हें कि सरकार में क्या चल रहा है, सरकार में न रहते हुए भी पता करना और उसको कांग्रेस अध्यक्षा को बताना, और फिर कांग्रेस अध्यक्षा के जो निर्देश हैं उनको सरकार के में शामिल करवाना, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा कठिन काम था,
जो अहमद पटेल ने बखूबी उसको जो था अंजाम दिया। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि जो 90 का दशक था, जिस वक्त अलग अलग पार्टी प्रेसिडेंट्स होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, फिर उसके बाद सीताराम केसरी आते हैं और फिर 98 में जाके सोनिया गांधी प्रेसिडेंट होती हैं पार्टी की। तब इस पूरे दशक में उनके साथ खड़े रहते हैं एक तरह से अहमद पटेल, जो कि उनके हस्बैंड जो राजीव गांधी थे, उनको भी वो काफी करीब से असिस्ट किया करते थे। हमें समझना चाहते हैं कि ये जो संक्रमण काल था कांग्रेस में, उसमें कैसे अहमद पटेल ने अपनी उपयोगिता साबित की पार्टी के लिए और खास तौर पे गांधी परिवार के लिए। वो इतने साल तक पार्टी में रहे, सब काम करते थे, परंतु दिखाई कम देते थे। वो पार्टी के इनविजिबल लीडर थे, जिनको कोई देखता नहीं था, परंतु पार्टी की हर नीति पर, हर निर्णय पर उनकी छाप होती थी। उनको जब भी कोई मिलने जाता था, वो अपने छुप करके मिलते थे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उनके घर के अंदर जो वेलिंगटन स्टेशन पे 23 नंबर का उनका बंगला है, उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। कोई भी व्यक्ति मिलने जाता था तो दूसरे को पता नहीं होता था कि कौन मिलने उनसे आ रहा है। तो कभी भी एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति से नहीं करते थे। ये उनके अंदर खूबी थी कि उनसे कौन मिलने आ रहा है, कोई विरोधी मिलने आ रहा है या साथी मिलने आ रहा है या किसी और पार्टी के व्यक्ति आ रहा है या कोई ऑफिसर आ रहा है, तो सारे काम करते थे जो एक पार्टी के नेता उनसे एक्सपेक्ट करते थे। तो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट तो जरूर थे, परंतु गांधी परिवार की जितनी गोपनीय काम थे, जितने भी तोड़ फोड़ के या जोड़ तोड़ के काम थे, वो सारे भाई खूबी से निभाते थे। उनको कोई भी अपना कि मेरे को चाहिए कि मेरे को जो काम किया मैंने किया है, ऐसे नेता कांग्रेस में बहुत ही कम थे। इसमें अहमद भाई हैं। मैं उनको 1985 से जानता हूं, जब राजीव गांधी ने उनको अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनवाया था अरुण सिंह के साथ और फर्नांडिस के साथ। इसलिए जो 98 के पहले जितेंद्र प्रसाद जी थे, वो भी बड़े सीक्रेटिव थे, लॉयलिस्ट थे, परंतु जितेंद्र प्रसाद जी के बाद पॉलिटिकल एडवाइजर जो बने अहमद भाई, उनका यही कारण था कि आए तो इंदिरा गांधी के जमाने में, परंतु राजीव गांधी के साथ जुड़े रहे, उसके बाद नरसिम्हा राव के साथ भी जुड़े रहे, उसके बाद जाके सीताराम केसरी ने थोड़ा उनको अलग करके रखा, परंतु आखिर के अंदर वो गांधी परिवार के साथ ऐसे जुड़ गए जैसे उनकी न दिखने वाली छाया हो। वो छाया के रूप में उनके साथ जुड़े रहते थे। इन 10 सालों के बाद अहमद पटेल और कांग्रेस का सामना फिर एक आंधी से हुआ। नरेंद्र मोदी और उनके पीछे मुट्ठी की तरह बंद भाजपा और संघ परिवार का काडर। पटेल से उलट मोदी ने स्थायी रूप से दिल्ली आने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन एक बार वो दिल्ली पहुंचे तो यहाँ की सारी गुणागणित, सारी भाषा बदल दी और कांग्रेस को अवसान की तरफ धकेल दिया। केंद्र तो केंद्र, सूबे में पार्टी न सिर्फ लगातार सत्ता गंवाती रही, बल्कि कुछ जगह तीसरे और चौथे दर्जे की पार्टी बनकर रह गई। नेता दर्जनों की संख्या में पार्टी छोड़ने लगे। गांधी परिवार की आलोचना नियमित होने लगी। इस बिखराव में भी अहमद पटेल की वफादारी बनी रही। हालांकि अपने इनर सर्कल में वो लगातार पार्टी के पहले परिवार के संशय को लेकर नाराजगी जाहिर करते थे। वो स्पष्ट कहते थे कि फैसला तो लेना पड़ेगा, या तो संभालें या छोड़ दें, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। ये अहमद पटेल की पॉलिटिक्स थी, जिसमें वो ऊपर खाने बयान नहीं देते थे जैसा आजकल कांग्रेस में कई नेता देते हैं, लेकिन अंदर खाने अपनी राजनीति जाहिर करते रहते थे। ये अहमद पटेल की पॉलिटिक्स थी, जिसमें वो अलग अलग राज्यों की राजनीति की नब्ज जानने के लिए वहाँ के पत्रकारों से, दूसरी पार्टियों के नेताओं से, जिसमें भाजपा के नेता भी हैं, संपर्क में रहते थे और खुलकर और विस्तार से बात करते थे। और शायद इसीलिए अहमद पटेल अपनी आखिरी राजनीतिक जंग में खेत नहीं रहे। बड़ा दिलचस्प मामला है, कभी पॉलिटिकल किस्से में आपको विस्तार से बताएंगे। 2017 के राज्यसभा चुनाव का मामला, जिसमें कांग्रेस की गणित गड़बड़ाती है। अचानक से कांग्रेस के गुजरात के विधायक इस्तीफा देने लगते हैं, उन्हें रिजॉर्ट में समेटना पड़ता है, और यह सब होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 2 सदस्यों के लिए स्पष्ट नंबर थे, अमित शाह और स्मृति ईरानी को टिकट देती है, और फिर तीसरा टिकट देती है कभी अहमद पटेल के खास रहे बलवंत राजपूत को। यानी घमासान की पृष्ठभूमि रच दी जाती है, चौसर पर पासे गिरने लगते हैं। लेकिन अमित शाह तमाम राजनीतिक किलेबंदी के बावजूद अहमद पटेल को इस दफा दिल्ली पहुंचने से नहीं रोक पाते। कुछ टेक्निकल खेल होता है। ऐसा ही खेल हरियाणा में हुआ था जो बीजेपी के पाले में गया था, ऐसा ही खेल गुजरात में होता है जो कांग्रेस के पाले में जाता है, क्योंकि कुछ माननीय
अपना वोट दिखा देते हैं और जिनको दिखाते हैं वो चुनावी एजेंट नहीं है और ऐसे में वोट इनवैलिड हो जाता है। एक क्लोज फाइट जिसमें चुनाव आयोग का दखल होता है, राजनीतिक दलीलें होती हैं, आधी रात तक नतीजों का इंतजार होता है और आखिरकार राज्यसभा के लिए 3 लोग क्वालिफाई करते हैं, अमित शाह, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल। इसके बाद से अहमद पटेल हमेशा की तरह सत्ता की पृष्ठभूमि में रहे। सत्ता जिन किन्हीं राज्यों में थी वहां के लोग ये जानते थे कि अहमद पटेल की गुड बुक में रहना जरूरी है। आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से पूछिए, वो इसकी साखी देंगे। लेकिन कांग्रेस के उभरते नेताओं को लगता था कि अब अहमद पटेल हमारी पैरोकारी करने में सक्षम नहीं, या कई दफा ये लगता था कि अहमद पटेल हमेशा जो पुराने नेता हैं, जो सत्ता नहीं छोड़ रहे बचे कुचे राज्यों में, उनकी तरफदारी ज्यादा करते हैं। आखिरी में अहमद पटेल की अहमियत पर आप सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। सोनिया कहती हैं कि मैंने अपने एक सहकर्मी को खोया जिसने अपना पूरा जीवन पार्टी को दिया। मैंने एक ऐसा कॉमरेड खोया जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो वफादार था, जो मेरा दोस्त था। कितनी अकेली हो गई सोनिया गांधी और उनकी पार्टी पटेल के बिना। और क्या अहमद पटेल के जूतों में अब किसी के पांव नहीं पड़ेंगे या दूसरे नेता उसकी भरपाई करेंगे? ये बात हमने पूछी राजनीतिक टिप्पणीकार राशिद किदवई से। गांधी परिवार के लिए बड़ा मुश्किल दौर है और अहमद पटेल के गुजर जाने से उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। दरअसल अहमद पटेल अपने आप में अकेले थे। वो सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के विश्वास पात्र थे। उनका बिल्कुल जो सबसे ज्यादा ये था कि वो ईमानदारी बहुत थी, चाहे वो रुपये पैसे का मामला हो या जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें होती हैं, पद की बात होती है या पार्टी के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, उसमें वो बिल्कुल निष्भाव से मतलब करते थे। उसमें उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता था और यही वजह थी कि वो टेम्परामेंटली सोनिया गांधी के बड़े पसंदीदा रहे। मनमोहन सिंह भी उनको पसंद करते थे और कांग्रेस में उनका जैसा दूसरा लीडर कोई नहीं है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में है, वो अभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से रुष्ट चल रहे हैं। इस तरीके से डी.के. शिवकुमार हैं जो महत्वपूर्ण नेता हैं कर्नाटक में। इस तरह से भारत में बहुत से जो राज्यों की इकाइयों में कांग्रेस के लोगों से नेहरू गांधी परिवार का, खासतौर से राहुल गांधी का तालमेल उस तरीके से नहीं बैठा है जैसा होना चाहिए। सारा काम जो है वो अहमद पटेल ही करते थे और दिल्ली में कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, उसमें भीड़ जुटाना है, हरियाणा से भीड़ आएगी, वो सब का सब सारी जिम्मेदारी जो है का काम वो तमाम अहमद पटेल के जिम्मे था। तो अभी कोई ऐसा विश्वास सदस्य मुझे कांग्रेस का नहीं नजर आता है जो उस भूमिका में आए। और आखिरी में स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस राजनीतिक विरोधी के लिए क्या कहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।